Good morning everyone. Class 12th, subject Political Science, World Politics, third chapter Alternative Centers of Power and the topic is European Union. Students, इस टॉपिक की स्टार्ट होती है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट मीन 1945 से। बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इट मीन 1945 में यूरोपियन लीडर्स को, जितने भी यूरोप के लीडर्स थे, उनको एक बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। एक तरफ वो ये सोच रहे थे कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज ने उनके साथ जो किया है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में क्रिएट हुई है, उनको एक दुश्मनी की तरह कंटिन्यू कर दिया जाए, या फिर जिस तरीके से अदर कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पर प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं और यूएसए का सपोर्ट लेकर अपने आप को रीडेवलप कर रहे हैं, यूरोप को भी उसी तरीके से डेवलप कर देना चाहिए। इस कस में बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स थे। वहीं दूसरी तरफ यूएसए ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था इन यूरोपियन कंट्रीज को फिर दोबारा से इकोनॉमिकली स्टैंड करने के लिए। अब यहाँ आप ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो कि व्हाई यूएसए वांट टू डेवलप टू द यूरोपियन कंट्रीज। एग्जैक्टली इसका एक मेन रीजन था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो वहीं से हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उनको गेट टुगेदर होने में, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होने में सपोर्ट मिलने लगा था। और यूएसए कभी नहीं चाहता है कि कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप बन जाए जो आगे इट मीन इन फ्यूचर में यूएसए को एक कॉम्पिटिटर की तरह डिफीट करने लगे। दैट्स व्हाई यूएसए ने डिसाइड कर लिया कि वो यूरोपियन यूनियन को या उन यूरोपियन कंट्रीज को फिर दोबारा से इंटरफियर करेगा या फिर एक तरीके से उनमें इंटरफियर करना शुरू कर देगा। एज ए रिजल्ट अमेरिका ने 1948 में इन यूरोपियन कंट्रीज को इकोनॉमिकली रीस्टैंड करने के लिए एक प्लान बनाया जिसको नाम दिया गया मार्शल प्लान। इस मार्शल प्लान की बहुत सारी ब्रांचेस थी, जिनमें से एक ब्रांच ईयू को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए थी, एक उसको पॉलिटिकली कोऑपरेट करने के लिए थी। इस तरीके से 2-3 तरीके की ब्रांच मार्शल प्लान के अंडर में बनाई गई और ईयू को डेवलप करने का काम किया गया था। धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन ने रीस्टैंड होना शुरू किया, डेवलप होना शुरू किया। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो कभी कभी होता क्या है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं उस दूसरे कंट्री के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि नाउ आई एम द सुपर। इसका एक जीता जाता जो एग्जाम्पल है वो आप एट प्रेजेंट ले सकते हो। एम आई राइट? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पंचशील एग्रीमेंट को तैयार किया था, जहां ये साफ साफ लिखा हुआ था कि वी विल सपोर्ट टू ईच अदर। लेकिन हुआ क्या, चाइना को ये एहसास हो गया, कहीं ना कहीं उसने ये सोच लिया कि नाउ आई कैन डिफीट टू द इंडिया, और रिजल्ट आज आपके सामने है। मोदी जी का कहना है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ईयू ने भी यही गलती की। यूएसए ने ईयू को सपोर्ट किया, उसे इकोनॉमिकली रीस्टैंड करने की कोशिश की। ये कंट्री, ये ग्रुप ऑफ कंट्री डेवलप हुआ भी, लेकिन आफ्टर सम टाइम इतने लंबे समय में बनकर जो तैयार हुआ था वो धीरे धीरे एक इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। एक चीज आप यहां पूछ सकते हो, 1945 में इट मीन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो तो यूएसएसआर में कन्वर्ट हुए थे ना, सोवियत संघ नाम के ग्रुप में कन्वर्ट हुए थे। तो ईयू कहां से आया? एग्जैक्टली बेटा, जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था द कोल्ड वॉर एरा,
तो ये बात सही है कि 1945 में, इट मीन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उनमें से लगभग 15 कंट्रीज ने मिलकर अपने आप को एक यूएसएसआर नाम के ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन वही हमने पढ़ा था कि जब रशिया ने, रूस ने इन कंट्रीज के ऊपर अपना प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया था, तो उन्हीं कंट्रीज ने धीरे धीरे यूएसएसआर को लीव करना शुरू कर दिया था, और दूसरी तरफ इन्हीं कंट्रीज ने अपने आप को एक और ग्रुप में कन्वर्ट करना शुरू किया था, दैट्स द ग्रुप ईयू। जब 1991 में यूएसएसआर खत्म हुआ था, तो 1992 में वो जो कंट्री यूएसएसआर से सेपरेट होते चले गए थे, उन्होंने ही अपने आप को ईयू में कन्वर्ट कर दिया। हम कह सकते हैं कि ईयू इज द अल्टरनेट ऑफ द यूएसएसआर। 1991 में यूएसएसआर नाम का एक ग्रुप खत्म होता है और उसकी जगह 1992 में ले लेता है यूरोपियन यूनियन। इसने धीरे धीरे अपने आप को स्टैंड करना शुरू किया, अपने आप को इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को वर्ल्ड का बेस्ट नेशन मानने लगा। इसका जो दो कंट्री हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, उनको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है। ईयू का इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और आर्मी इफेक्ट बहुत ज्यादा है। 2005 में ये वर्ल्ड का बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था, इसकी जो इकोनॉमी थी वो बेस्ट थी, और कहीं ना कहीं एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि इसकी जो करेंसी है यूरो, वो अमेरिकन डॉलर के लिए डेंजर बन सकती है। क्यों? क्योंकि ईयू का जो टोटल जीडीपी प्रोडक्शन था वो 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था, जो अमेरिका से थोड़ा ज्यादा था। दूसरी चीज, वर्ल्ड ट्रेड में इसका जो पार्टिसिपेशन था वो अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा था। अगर हम इसकी आर्मी पावर की बात करते हैं तो अमेरिका के बाद इसके पास सेकंड नंबर की वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है। काफी आगे तक ईयू ने अपने आप को मेंटेन करके रखा है और आज भी वो पावर का अल्टरनेटिव सेंटर बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स के ब्रेन में क्लिक कर गया कि जब ईयू के पास इतना ज्यादा है, मोस्ट ऑफ मैटर्स में वो अमेरिका से आगे है, देन व्हाई इज द ईयू इज द अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर? क्यों वो वर्ल्ड की सेकंड मेन पावर नहीं बन पाया? क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री बताती है किसी भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज को उनके इंटरनल मैटर्स ने ही डिफीट किया है, उन्होंने ही तोड़ा है। ईयू के अंदर भी एक प्रॉब्लम है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ईयू के अंदर जो कंट्रीज हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ यहाँ की जो करेंसी है यूरो, उसको अपनी करेंसी नहीं मानते हैं। इफेक्ट कहाँ दिखाई देता है? ईयू इंटरनेशनल लेवल पर अपने ट्रेड को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि करेंसी के मैटर में उसके कंट्रीज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है।